ओके बच्चों, लेट्स बिगिन विद द कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में आज हम एक एक करके सारी कंसंट्रेशन टर्म्स का रिवीजन करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको यूजुअली पूछते हैं, उनको किस तरह से समझना है। लेकिन इस कंसंट्रेशन टर्म एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसके अंदर यदि आपको कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करना काफी आसान आपके लिए हो जाता है। अब बच्चों चैट पे कोई कुछ नहीं लिखेगा प्लीज। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत हमें पड़ी क्यों है, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास में एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसको हम बोलते हैं वाटर। सॉल्वेंट, वाटर। अभी सॉल्वेंट और इसका भी क्या है, देखिए आप तो ऐसे समझिए आपके पास में प्योर वाटर है। इस वाटर में दो तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं, एक तो वो जो घुलेंगे और एक वो जो नहीं घुले। जो नहीं घुलेंगे उसके बारे में तो बात ही क्या करना, यानी कोई पत्थर डाला, पत्थर नीचे जाके सेडिमेंट हो गया तो उसकी कोई बात ही नहीं करना। लेकिन जो घुलते हैं और इवनली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो वो बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। क्या बनाते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। अब ट्रू सॉल्यूशंस में एक तो है पानी और एक वो चीज जो आपने डाला सब्सटेंस, ठीक है। अब इन सब्सटेंस और पानी के अंदर देखिए दो टर्म आती है, एक टर्म आती है सॉल्यूट की, एक टर्म आती है सॉल्वेंट की। तो जरा हम समझते हैं कि ये टर्म का क्या मीनिंग है। सॉल्यूट हमेशा होता है कौन और सॉल्वेंट कौन होता है, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन की फेज क्या है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन की फेज और सॉल्वेंट की फेज, सपोज कीजिए ये तो लिक्विड ही हमको पता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। अब जो डालने वाला सब्सटेंस है अगर ये भी लिक्विड है, जब दोनों की सेम फेज रहती है तो हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कौन है? लेस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी बाय मोल्स, लेस इन क्वांटिटी बाय मोल्स एंड मोर इन क्वांटिटी बाय मोल्स। ये कब होता है? ये पहला केस, ए केस व्हेन फेज ऑफ बोथ कंपोनेंट इज सेम। अगर फेज सेम है, जैसे कि मैंने पानी में अल्कोहल डाला या पानी में मैंने मान लीजिए कि कोई और चीज ऐसा लिक्विड डाला मैंने जो उसमें ईथर डाला, तो जो चीज घुलती है पानी में, मान लीजिए ऐसी कोई चीज डाल रहा हूं, तो उस टाइम पे सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द अमाउंट एंड अमाउंट विल बी डिसाइडेड नॉट बाय मास बट रेदर इट इज डिसाइडेड बाय मोल्स, राइट। तो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशंस बनेंगे और ट्रू सॉल्यूशंस में सॉल्यूट कौन होगा, जो कम क्वांटिटी में, और सॉल्वेंट कौन है, जो ज्यादा क्वांटिटी में। लेकिन अब हम बात करते हैं बी केस में, जब व्हेन फेज, फेज मतलब समझते हो, सॉलिड लिक्विड गैस, ये अवस्था। तो फेज ऑफ बोथ कंपोनेंट इज नॉट सेम, जब सेम नहीं है। तो अब आप देखिए सेम नहीं है तो मान लीजिए एक कोई है सॉलिड और एक कोई है मान लीजिए लिक्विड। तो ऐसे में हम समझते हैं कि जैसे नमक है, नमक को पानी में डाला तो नमक सॉलिड था, पानी लिक्विड था, और जब हमने नमक का पानी बनाया तो नमक का पानी क्या था? नमक का पानी क्या था? लिक्विड। यानी कि किसकी फेज कंटिन्यू हुई? तो जिसकी फेज कंटिन्यू होती है, जिसकी फेज कंटिन्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जिसकी फेज कंटिन्यू नहीं हुई, डिसकंटिन्यू हो गई, यानी कि जैसे नमक था, नमक अपना अस्तित्व खो गया और वो पानी में कहीं घुल गया, तो वो कहलाएगा सॉल्यूट। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? whose phase is not continued। और इसमें क्या बोलेंगे? whose phase is continued। जिसकी फेज कंटिन्यू रह गई वो सॉल्वेंट कहलाएगा। यहां अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है, यहां अमाउंट का इसलिए लेना देना, एग्जांपल देता हूं आपको, शुगर सिरप। शुगर सिरप में 60% तो होता है शुगर बाय मास, या और 40% होता है सिर्फ वाटर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो फिर भी यहां पर ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो यानी कि जब भी फेज डिफरेंट होगा तो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं उसमें फेज डिफरेंट ही होता है, तो उसमें हमेशा जो वाटर है वो हमारा यूजुअली क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किसको सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए ये पानी है और पानी में हमने सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी डाल दिया, तो बोथ विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूट। सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं पर सॉल्वेंट एट अ टाइम एक ही होता है। ये भी एक खूबसूरत बात हमको पता चल गई। तो जब कभी भी हम मोलैलिटी वगैरह निकालते हैं तो उसमें ध्यान रखना है हमको मास ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट चाहिए। तो अगर कभी मान लीजिए एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो हम सारे कंपोनेंट्स को हटा देंगे, सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट ही रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए के लिए बी और H2O सारा बी प्लस H2O हो गया सॉल्वेंट ना। ए के लिए बी भी एक कोई कॉम्पिटिटर सॉल्यूट है, बाकी H2O ही ओनली उसके लिए सॉल्वेंट होगा। क्लियर हो गई बात ये? चलिए अब बात करते हैं कि जब हमने एक सॉल्यूशन बनाया है ना, सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, यानी मिक्सचर है। सॉल्यूशन भी एक तरह क्या है, मिक्सचर है। पर अब मिक्सचर में हम चाहते हैं कि जैसे हमने कहा भाई H2O, तो हमको पता है 2:1 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर केमिकली कंबाइंड। लेकिन जब मैंने बोला कि नमक का पानी, तो नमक के पानी में कितना नमक होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, आपको ये मेजरमेंट देना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, कोई बहुत ज्यादा नमकीन बना के ले आएगा और कोई बहुत कम नमक डाल के बहुत हल्का सा फीका सा लेके आएगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई रेसिपी है, कोई चीज, कोई कंसंट्रेशन है, मतलब कोई लाइक जैसे आप समझते हैं अमाउंट वाइज रेशियो है, तो उस रेशियो को फिक्स करना पड़ेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ती है। क्या करने की जरूरत पड़ती है, कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ती है। क्या करने के लिए, कि एक सेम सॉल्यूशन को हम फिर से रिपीटेडली बना सकें, हम किसी को गाइड कर सकें कि इस तरह का सॉल्यूशन आपको बनाना है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक रेशियो जरूर दें। अब रेशियो सिंपल भी दे सकते थे, मास मास रेशियो दे देते, पर कई सॉल्यूशंस बहुत डाइल्यूट होते हैं, तो वहां पे हम मास रेशियो बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए हमें अलग अलग पैरामीटर्स की जरूरत पड़ी थी, इसीलिए हमने अलग अलग टर्म यूज करी है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि किसी चीज का वे करने के लिए हम किसी चीज को ग्राम में मेजर करते हैं, किसी को हम केजी में मेजर करते हैं, और सोने जैसी चीज को ना हम ग्राम में करते हैं ना केजी में करते हैं, या उसको हम तोले में करते हैं, यानी कि छोटे यूनिट, और भी छोटी यूनिट हो गई, मतलब किलो के मुकाबले। या जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, तो वहां पे हम माइक्रोग्राम की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट्स हैं, है ना। टन्स की भी बात कर सकते हैं हम। तो अलग अलग चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग टर्म्स हैं। उसी प्रकार से अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए अलग अलग टर्म्स है। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकली। जैसे हमने कहा कि भाई पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा जो है वो 100 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पार्ट पर मिलियन, 100 ppm का मतलब हो गया 100 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख पार्टिकल, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख पार्टिकल यदि पानी के हो, तो उसमें सिर्फ 100 ही पार्टिकल फ्लोराइड के चल सकते हैं। अब इससे ज्यादा मान लो अगर हो तो क्या होगा, तो हो सकता है कि दिस माइट बी ए लीथल कंसंट्रेशन। इससे ज्यादा अगर है, तो जैसे पॉल्यूशन में हमने कहा SO2 का 300 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एयर के यदि 10 लाख पार्टिकल हैं, तो उसमें से 300 पार्टिकल SO2 के हों, इससे ज्यादा ना हो। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, पानी जो हम लेते हैं RO का पानी, तो हम उसमें कहते हैं कि TDS, टोटल डिसॉल्व सॉल्यूट जो है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 300 या 500। इसका मतलब क्या, 10 लाख पार्टिकल है, तो 10 लाख पार्टिकल में सिर्फ 500 पार्टिकल ही अलाउड है अदर देन वाटर। इससे ज्यादा होंगे तो हमारे पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप सोचिए, वो 500 पार्टिकल का पानी के इतने सारे 10 लाख मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई वजूद नहीं है, बट वो 500 पार्टिकल भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ। वहां अगर मोलरिटी निकालेंगे तो बहुत कम आएगी, लेकिन वो जो कितनी कम आ रही है ना, वो भी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको ऐसे समझिए कि बॉडी का टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर नहीं करते, हम फ़ारेनहाइट में करते हैं, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले फ़ारेनहाइट इज मोर सेंसिटिव यूनिट। तो वहां हल्का सा भी यूनिट होगा तो वहां पे वो चीज आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैट पे फोकस मत कीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस कीजिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब देखिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि वी नीड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन होती है ये जरा समझ लेते हैं हम। मोलैरिटी, सबसे पहले मोलैरिटी कैपिटल M से दिखाते हैं। इसमें देखिए मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी हम सॉल्यूट ले रहे हैं उसके मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, और मोल्स तो मोल्स आपको पता ही है। ठीक है, मोल्स तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, अब कई बार हमारे पास मिली मोल्स होते हैं, कई बार हमारा वॉल्यूम जो है मिली लीटर में होता है, तो मिली मिली अगर दोनों ऊपर है तो कट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं है, तो मोलैरिटी को एक फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, N/V। अगर ml में है तो ml में अगर है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे यहाँ पे, तो वो पलट के बेसिकली ऐसे चला जाएगा N × 1000/V इन ml। और एक और चीज की N का फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ा था, है ना, N = W/मॉलिक्यूलर वेट। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, N = W/मॉलिक्यूलर वेट। तो ये W/मॉलिक्यूलर वेट, इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पे N की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला की जगह मोलैरिटी = गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट गिव्स यू N × 1000/V इन ml। ठीक है, ये हो गया आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला।
अब देखिए मोलैरिटी में कई बार हमको अगर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना देखे तो एक फॉर्मूला ये भी अक्सर यूज हो जाता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आप सोचिए कई बार हमें डेंसिटी दी रहती है और वॉल्यूम नहीं दिया रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे करके भी हम यहाँ पे इस v को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे को अक्सर यूज होते हैं इस मोलैरिटी वाले केस में। अब देखिए किसी एक हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से यदि हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना हो तो M1V1, यहाँ पे देखिए अभी हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाला N/V, तो अगर मैं M इंटू वी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मोल्स। ठीक है, दैट इज मोल्स। मोल्स किसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब जरा देखिए मान लीजिए ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में इतना पहले सॉल्यूशन था, इसमें मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है ना, वाटर डाल दिया, एक्वा सॉल्यूशन था और वाटर डाल के हमने इतना बना दिया इसको। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि जो इसमें ये ब्लू वाला सॉल्यूट है, सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट जितना था उतना ही सॉल्यूट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट इंक्रीज हो गया। अब खाली सॉल्वेंट इंक्रीज हुआ है ना, सॉल्यूट तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, जो पहले मोलैरिटी थी, जो वॉल्यूम पहले था उससे जो मोल्स आ रहे थे वो मोल्स अभी भी है, परंतु अभी चेंज क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, टोटल वॉल्यूम चेंज हो गया, तो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वो चेंज हो गई है। तो कंसंट्रेशन अगर चेंज हो गई तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M2V2 दैट इज स्टिल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, तो देयरफॉर वी कैन से M1V1 इक्वल्स टू M2V2। इससे हम निकाल सकते हैं। तो इस पे सवाल आ जाता है कि भाई 2 मोलर H2SO4 है, उसके हम कितने ml ले लें या कितने लीटर ले लें, कि अगर हमें 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है इतने लीटर का, तो हम इजीली कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन M1V1 इक्वल्स टू M2V2 से। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो आती है वो आती है आपकी मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पे। मोलैलिटी में क्या करते हैं हम, स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। दो डिफरेंस है, एक तो मास आ गया तो वहां पे वॉल्यूम था, और वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये दो बेसिक डिफरेंस है। इसको भी जरा एक्सटेंड करें तो कैसा आ जाएगा, N/W सॉल्वेंट। अब अगर ये W सॉल्वेंट किसमें है, केजी में है, तब तो ठीक है, अगर ग्राम में है तो क्या करेंगे, केजी में बनाएंगे सॉल्वेंट, और इन ग्राम अगर है तो केजी में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये पलट के फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा N इंटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिखता हूं, सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा सा और अनफोल्ड करें तो n की जगह हम अगेन लिख सकते हैं क्या, W सॉल्यूट अपॉन MW सॉल्यूट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ सॉल्यूट क्योंकि डिफरेंस रहना चाहिए, W में पता ही नहीं चलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1000 और नीचे क्या आ जाएगा, W सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट। तो ये हमारा मोलैलिटी आ गया। ठीक है, तो कई बार हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता रहता है तो डेंसिटी हम इजी डेंसिटी दी रहती है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हमको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूशन में और साथ में हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी दिए रहते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, यानी ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, N इक्वल्स टू W/M। तो यहां से MW है ना, तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट के मास को हम माइनस कर सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं M इक्वल्स टू N तो अंडरस्टूड है सॉल्यूट का ही आएगा, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस N इंटू मॉलिकुलर वेट, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये सब इन ग्राम में है। तो लाइक इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं मोलैलिटी को। ठीक है, तीसरी कंसंट्रेशन टर्म आती है बच्चों हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब हमेशा विद रेस्पेक्ट टू 1 होता है, और परसेंटेज हमेशा विद रेस्पेक्ट टू 100 होता है। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि काई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, काई ए, मान लीजिए कि ए और बी दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट के मान लो, सॉल्वेंट का मान लो, यहाँ मोल फ्रैक्शन हम किसी का भी निकाल सकते हैं, तो सीधी सी बात है, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। ठीक है, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इसके उसके सबके मोल्स, राइट, दिस इज मोल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा है केस, मोल फ्रैक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, मोल्स को ज्यादा आप ऐसे लिख सकते हो WA/MA,
Ma मतलब मोलर मास ऑफ ए। कई बार MW भी लिख देते हैं, वो तब जैसे ऑलरेडी M आ रहा है मोलैरिटी का, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन MW लिख लेते हैं, अदरवाइज Ma। और यहाँ पे लिखेंगे WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। तो ये हमारा काई का फॉर्मूला हो गया। और एक चीज आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो हमेशा 1 होता है। तो अगर एक का दिया हुआ है तो दूसरे का हम ऑटोमेटिकली 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर एक से ज्यादा चीजें हो, 2-3 चीजें हो, तो हम सबका काई ए, काई बी, काई बी, काई सी करके फिर 1 करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन में ज्यादा कोई इशू नहीं है। अभी मैं सिंपल टर्म समझा रहा हूँ, बाद में फिर इनका इंटर कन्वर्जन समझाऊंगा। चौथी जो टर्म है वो हमारी आती है वेट बाय वेट परसेंटेज। अब वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है? जैसे हमने बोला कि 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन वेट बाय वेट, या 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, या हमने ऐसे भी दे दिया 5% वेट बाय वेट। तो अब आप समझिए इसका मीनिंग क्या है। ये पहला वाला वेट तो दिखा रहा है कि सॉल्यूट जो है ना वो ग्राम में है, और दूसरा वाला जो है ना ये होता है सॉल्यूशन के लिए कि सॉल्यूशन भी किस में है? ग्राम में है। इसका मतलब सीधा सीधा सा मतलब ये है, इसका मतलब ये कि 5 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सॉल्वेंट नहीं, ध्यान रहे सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन। 5 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। बस इसका इतना लिटरल मीनिंग अगर आप समझ गए तो हर काम कर लोगे। जैसे मैंने बोला 10% Na 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात आपको? दिस इज क्लियर? चलिए अब देखिए जरा पांचवी टर्म वेट बाय वॉल्यूम। अभी मैं इन सबके इंटर कन्वर्जन सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब आप समझ गए पहला वेट किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, यानी वेट में है वो, यानी कि ग्राम में दिया हुआ है। वेट किस में मेजर होता है? ग्राम में। और ये जो चीज है ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ है? वॉल्यूम में। तो इसका और परसेंटेज हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं बच्चों? 100 के रेस्पेक्ट में। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला 5% NaOH सॉल्यूशन या 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, राइट? क्लियर है? चलिए अब V बाय वी परसेंट, V बाय वी में आप समझ गए, ये जनरली लिक्विड के लिए यूज किया जाता है कि यहाँ पे सॉल्यूट का भी वॉल्यूम है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है। जैसे मैंने बोला 10% V बाय वी सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ml ऑफ C2H5OH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला 10% V बाय वी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH, तो मैं क्या बोलूंगा? 10 ml ऑफ C2H5OH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सा मीनिंग है इसका। ठीक है, यही है कंसंट्रेशन टर्म के नाम पे। तो चलिए अब इनकी मिक्सिंग करें, या और कोई कंसंट्रेशन टर्म रह गई है? पीपीएम एक रह गई है, तो एक पीपीएम को भी देख लेते हैं। पीपीएम क्या है? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं साहब बहुत ही मतलब मैंने बताया था ना कि एग्जांपल की बारीक ऐसे जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, पर फिर यहाँ पीपीबी भी कर लेंगे। पार्ट पर मिलियन में क्या हो गया कि इतने कम उसके अंदर मतलब पार्टिकल्स होते हैं, पर फिर भी वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कहते हैं पोटेशियम साइनाइड को जीभ पे रख ले तो आदमी तुरंत 2 मिनट में मर जाता है, ऐसा मैंने बचपन में सुना था। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे भी जो है ना काम कर जाता है। तो अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो गया कि 1 पार्ट, जैसे मान लो पार्ट पर मिलियन ऐसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, ये होता है पीपीएम। यानी कि इसलिए ऐसा होता है ना, जैसे कोई चीज बहुत ही बारीक सी लिखी हुई है उसको अपन मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो सॉल्यूट इतना कम है कि इसको 10 टू द पावर 6 से अपन मल्टीप्लाई करके तब जाके वो एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में हमको दिखने लगता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, और कई बार हम इसको भी ऐसे भी देखते हैं
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अगर कोई गैसेस के लिए देखते हैं तो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, तो ये भी ppm के लिए है। एंड द सेम इज विथ ppb, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन में क्या हो जाएगा, ppb में सेम ऐसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ और भी छोटा होता है तो पावर 10⁹ लगा देंगे हम, और ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बिलियन मतलब कितना हो गया, 10⁹। चलिए अभी बच्चों ये तो हो गया कंसंट्रेशन टर्म। अब इसके बाद में हम देखते हैं इनकी मिक्सिंग कैसे करी जाती है ना। मिक्सिंग मतलब यानी कि लाइक इंटरमिक्सिंग ऑफ टर्म्स, यही सीखनी है ना मेजरली। तो देखिए जैसे हाउ टू कन्वर्ट वन टर्म टू अनदर। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखो कैसे अपन ये सब चीजें करते हैं, इसका बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मोलैरिटी अपन लिखते हैं n/v, और मोलैलिटी लिखते हैं अपन n/w, है ना। मान लो kg में ही w सॉल्वेंट, तो एक चीज तो कॉमन है n, तो क्यों ना हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू m इंटू वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू w सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m मोलैलिटी इंटू w सॉल्वेंट अपॉन v ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास में फॉर्मूला बन गया मोलैलिटी का, मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का। लेकिन क्या ये इतना सिंपल होता है कन्वर्जन? क्या कई बार हमें सिर्फ ऐसे दिया रहता है या डेंसिटी दी रहती है, कैसे दिया रहता है? तो जरा हम निकालते हैं इसको, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट ले लेते हैं जरा हम, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी दी हुई 1.1 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी देना बहुत जरूरी है, क्यों? अब आप समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप यहाँ पे इसको डेंसिटी नहीं लिख सकते आप डायरेक्टली, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये, ठीक है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो फिर एक नया फॉर्मूला कैसे बन के आएगा, देखो। अब आप देखो, जो चीज चाहिए वहां से शुरू करो। आपको चाहिए मोलैलिटी, तो राइट डाउन मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी इक्वल्स टू, अब आपको पता है 2 मोलर सॉल्यूशन का, सबसे पहले आप समझो 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि 2 मोल्स इन 1000 ml सॉल्यूशन, ये इसका मतलब हुआ। ये लिटरल मीनिंग आपने समझ लिया, तो अब खेल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर, मोलैलिटी इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि अब आप इमेजिन करो कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 2 मोल आपके NaOH के पड़े हुए हैं, और वॉल्यूम उसका आपको पता है, और डेंसिटी भी आपको पता है। तो अब आप देखिए 2 मोल्स, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। तो याद करो, मैंने एक फॉर्मूला अभी आपको लिखाया था, ये वाला। अब यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, कि मोल्स इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस n इंटू मोलर मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करना है हमको। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये देखो, वॉल्यूम हमें पता है 1000 ml, और डेंसिटी हमको पता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे, तो क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें से माइनस कर दें 2 इंटू 40, और ये किसमें, ग्राम में चल रहा है, तो इंटू पर लगा देंगे 1000। वही किया मैंने, फॉर्मूले में पुट किया खाली। या फिर हम लॉजिकली भी निकाल सकते हैं कि भाई 1 लीटर है, उस 1 लीटर का एक्चुअली है तो आ रहा कितना है, 1100 ग्राम, 1100 ग्राम, और इसमें 2 मोल मौजूद है NaOH के, इसका मतलब है माइनस कर दो 80 ग्राम, तो बचा कितना, 1030 ग्राम। तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोलैलिटी इक्वल्स टू 2/1030 इंटू 1000, निकल जाएगा मेरे पास मोलैलिटी। ठीक है, आया आपको समझ में? तो मोलैलिटी और मोलैलिटी का जो रूल है वो हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि डेंसिटी का यूज करके। ये डेंसिटी हमने यहाँ पे यूज किया, तो एक फॉर्मूला इसका बना लेते हैं, मोलैलिटी का। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू, हाँ 1100 माइनस 80, सॉरी 1020, m इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस
मोलैरिटी, मोलैरिटी वही 2 है जो, तो 2 ले लिया हमने, मोल्स 2 है तो मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी और मोलैरिटी का कन्वर्जन का। ठीक है, ओके। दूसरा कन्वर्जन हम देखते हैं, मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी, मैं जो कन्वर्जन बता रहा हूँ यूजुअली ये वही कन्वर्जन है जो पूछे जाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन टू मोलैरिटी, अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमको मोल फ्रैक्शन दे दिया, मान लीजिए कि हमको ग्लूकोज का दे दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू 0.2 एक्वस सॉल्यूशन में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आ गया ऑटोमेटिकली 0.8। अब क्यों ना हम मान लें, इन्हीं को इनका मोल्स मान लेते हैं। ठीक है, कंसिडर मोल्स, कंसिडर मोल्स। तो अब देखिए मोलैरिटी में क्या चाहिए हमें, ग्लूकोज के मोल्स, तो हमने मान लिया 0.2। अब नीचे हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के हमने इसी के मोल्स मान लिए 0.8। हाँ, मीटिंग 2 मिनट में एंड होगी, हम वापस ज्वाइन करेंगे। तो 0.8 इंटू मोलर मास, तो मोल्स इंटू मोलर मास करते हैं तो क्या आ जाएगा मास, और ये मास किस में आया ग्राम में, तो इंटू कर देंगे ऊपर 1000। ठीक है, अब जरा देखो इसको मैं जनरल फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट करूं तो मैंने यहाँ 0.2 क्या था, काइए है ना, काइए यानी कि सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, इसको ए को मान लेते हैं, ए इक्वल्स टू सॉल्यूट, बी इक्वल्स टू सॉल्वेंट। तो काइए अपॉन नीचे क्या आ रहा है 0.8, तो 0.8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस काइए, क्योंकि आपको पता है कि 0.2 माइनस करेंगे 1 में से तो 0.8 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाए, ऊपर क्या आ जाएगा 1000। ये हमारा रिलेशन निकल गया मोलैलिटी का। यहाँ से मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको एक एक कन्वर्जन भी पता है, तो जैसे अब आपको सर मोल फ्रैक्शन से मुझे तो मोलैरिटी निकाल के बताओ, तो मैं कहूंगा ठीक है ना, आपको रास्ता पता चल गया ना, आपको आपको रास्ता पता चल गया है कि मोलैलिटी से कैसे मोलैरिटी निकालते हैं, और आपको ये रास्ता पता चल गया कि मोल फ्रैक्शन से कैसे मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो आप पहले मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी से मोलैरिटी निकाल लो अगर ज्यादा है तो। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारा ये यहाँ पे ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको। तीसरा कन्वर्जन अभी हम करते हैं, तो ये मैं मीटिंग एंड हो रही है ये मीटिंग, तो इस मीटिंग के एंड होते ही हम वापस शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक मैं चैट पे आता हूँ, और मेरे को चैट पे जरा बताइए कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है तो आपको समझ में आया, अभी तक जो भी हमने पढ़ा कुछ फायदा मिल रहा है उससे, रिवीजन से। असली फायदा अब आपको मिलेगा जब अपन कन्वर्जन पे आएंगे इसके, है ना। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मोलर मास का। ठीक है, मोलर मास ऑफ, यहाँ ध्यान रखना सॉल्वेंट आएगा, या इसको मैं ऐसे